वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार का फर्स्ट यूनिट टेस्ट क्लास 11th का मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, दैट्स द रीजन मैं आपके साथ पूरा का पूरा पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूं। तो आइए जरा क्वेश्चन पेपर के बारे में देखते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 25 थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके अंदर 12। तो वन बाय वन एक एक करके जरा बात को समझते हैं। सर, इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ एसेशन रीजंस थे। तो स्टार्ट करते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार फर्स्ट यूनिट टेस्ट क्लास 11। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया है नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सारे ही स्कूल्स के अंदर आता है और वो होती हैं 4। इसके अंदर ये बताना है कौन सी नहीं है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, कंपैरेटिबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है और लास्ट होती है रेलिवेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है कंसिस्टेंसी। ये आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अगेन नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट अ करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन सी नहीं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पेटेंट्स। पेटेंट्स होती हैं आपकी नॉन करंट असेट्स, बाकी सारी करंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। यानी जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड का आप एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है सेम पीरियड की रेवेन्यू सेम पीरियड का एक्सपेंस मैच करना चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी असेट्स होती हैं उनको आपको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो वो उसमें ऐड कर देनी चाहिए। और अगर उसको यूज करते करते डेप्रीसिएशन लगता है तो उसको कर देना चाहिए माइनस। तो 3 चीजों को मद्देनजर रखते जरा पढ़ते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है असेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच परचेज, यानी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए माइनस डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, करेक्ट आंसर है ए। चलते हैं दोस्तों आगे। ये आ गया दोस्तों एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजंस के अंदर कुछ आसान तरीके भी बताऊंगा जिससे आप हैंडल कर सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं एसर्शन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन प्राइस लेवल व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है, प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंटिंग इग्नोर करता है। और यहां पे लिखा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन प्राइस लेवल, यानी यहीं से पता लग गया कि ये आंसर है गलत, एसर्शन है गलत। तो अब देखिए हर जगह आसान तरीका, पहले ऑप्शन में लिखा है ए आर करेक्ट, दूसरे ऑप्शन में लिखा है ए करेक्ट, लास्ट ऑप्शन में भी लिखा है ए करेक्ट। 3 ऑप्शंस के अंदर तो लिखा है ए करेक्ट है, बट आपको पता है दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस। कभी भी प्राइस लेवल चेंजेस को हम नहीं रिकॉर्ड करते, इग्नोर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, ए इज इनकरेक्ट। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उनको स्टॉक कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो गुड्स साल के लास्ट तक बच जाते हैं रिमेन अनसोल्ड, उनको हम बोला जाता है स्टॉक। और स्टॉक होता है दोस्तों करंट असेट्स, बट यहां पे लिखा है स्टॉक इंक्लूड्स फिक्स्ड असेट। ये रीजन आपका हो गया गलत। तो इसके अंदर लिखा है करेक्ट आंसर इज डी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये करंट असेट्स होता है। फिर 2 और दे रखे एसर्शन रीजन। ज्यादा क्वेश्चंस और आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर भी एमसीक्यूज एसर्शन रीजंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी सर चैप्टर चल रहा है कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस।
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या एडवांस में पेड एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? आंसर इज यस, कंसिडर्ड एज एक्सपेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ करंट ईयर। यस, एडवांस एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों? रीजन, कैश बेसिस रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, पेमेंट के बेस पे रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन है ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए पार्ट आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एक प्रिंसिपल है हमारा प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है स्टॉक को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी छोटा है, लोअर है, उस पर रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव। पढ़ लेते हैं। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यूड, सेम कहानी है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, लोअर। बिल्कुल सही। रीजन, कौन कहता है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट्स कहते हैं एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज। बिल्कुल सही, तो ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आंसर है सही। और आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ पार्ट आया है थ्योरेटिकल, तो थ्योरी पार्ट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फटाफट रीड कर देता हूं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। पहला वर्ड आया था कि लायबिलिटी क्या होती है। आप सब बच्चों को पता है लायबिलिटी का मतलब, दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। लायबिलिटीज मींस जिसको हमें फ्यूचर में पे करना पड़ता है टू आउटसाइडर्स। फिर लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों सरल भाषा में अगर बताऊं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब होता है असेट्स। जब भी आप असेट्स परचेज करते हैं, कोई भी उस पर एक्सपेंसेस होते हैं, और इवन असेट को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल चीजें दे रखी हैं। डेटर क्या होते हैं? डेटर इज द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, जिसको हम उधार पे बेचते हैं सामान और उससे हमें पैसा लेना होता है, तो उसे बोलते हैं डेटर। बाकी थ्योरी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आप सबको पता है अकाउंटिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, IMRC फिर SAC, 7 स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को फंक्शंस भी कहते हैं और वही अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। तो यहां पे लिखना पड़ता है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, मैं आंसर बता रहा हूं, आइडेंटिफाइंग, उसके बाद मेजरिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, फिर लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहां करते हैं? बुक्स के अंदर, जर्नल। क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल अकाउंटिंग, और इसी को फंक्शंस भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। चलिए थ्योरेटिकल पॉइंट खत्म और पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों थ्योरेटिकल, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का बेटा घुमा के पूछा गया है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो वो आपको इसके अंदर लिखना था कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चलेगा लॉन्ग पीरियड, कभी भी बंद होने का फोर्सेबल क्लोजर नहीं होता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, अभी भी बताया था मैंने आपको, प्रूडेंस और कंसिस्टेंसी सेम कहानी है। एंटिसिपेटेड लॉसेस को अभी रिकॉर्ड करते हैं, और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स होते हैं तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? कंसिस्टेंसी। तो ये दोस्तों बात हो गई खत्म। कंसिस्टेंसी वहां पे था, ये वाला पॉइंट दोस्तों गलत हो गया, मैं रिपीट कर देता हूं, सॉरी माय मिस्टेक। कंजर्वेटिव और प्रूडेंस की मैंने कहानी सुनाई थी, बट इस क्वेश्चन में कंजर्वेटिव नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं, रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। एक बार जो आपने प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, हर साल आप उसी को फॉलो करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और लास्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। यहां पे आपसे पूछा गया है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, चैप्टर नंबर 5, और लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पूरा का पूरा यूनिट टेस्ट दोस्तों आप सब बच्चे जरूर रिवाइज करना जिनके अभी भी यूनिट टेस्ट पेंडिंग है, बिकॉज यही पैटर्न है जो बाकी स्कूल्स भी फॉलो कर रहे हैं। और भी कुछ यूनिट टेस्ट है, मैं स्टूडेंट से पेपर लेके आप सब बच्चों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आइए जरा काउंटिंग क्वेश्चन चलते हैं। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड गुड्स 1 लाख। दो चीजें लेके आया, एक लेके आया है कैश और एक लेके आया है गुड्स। गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कैश लेके आया है 2 लाख, 2 लाख का कैश है, और स्टॉक गुड्स लेके आया है 1 लाख। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम किस में डिनोट करते हैं? हमेशा वो हो जाती हैं कैपिटल। बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई? बिजनेस की कैपिटल हो गई 3 लाख। तो ये हो गई आपकी पहली ट्रांजैक्शंस। आप यहां पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और स्टॉक। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। सोल्ड 1/4 ऑफ अबव गुड्स, 1/4 ऑफ अबव गुड्स। अबव गुड्स मतलब ये वाले गुड्स। 1 लाख का 1/4 होता है 25,000, उनको आपने बेचा है 10,000 प्रॉफिट पर, यानी 1 लाख का 1/4 हो गया 25,000। 25,000 का सामान आपने बेच दिया। तो सबसे पहले तो स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे? 25,000। ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन। प्रॉफिट आया 10,000 का, यानी आपने बेचा होगा 35,000 में। प्रॉफिट कैपिटल के अंदर चला जाता है, प्रॉफिट हो गया प्लस। अब टोटल आपने सामान बेचा है 35,000 में, उसका 40% रिसीव्ड इन कैश, यानी टोटल सामान जो आपने बेचा है वो है 35,000, उसका सिर्फ 40% कैश में मिला है, यानी ये है कैश। बाकी का जो बच गया वो बन जाएंगे आपके डेटर। तो जरा 35,000 का 40% करें एक बारी। 35,000 का 40% ये हो गया 14,000। तो कैश में मिला है 14,000 और बाकी के बन गए डेटर्स 35,000। 21,000 रुपए के बन गए डेटर। इनसे अभी पैसा हमें लेना है। तो अच्छी ट्रांजैक्शंस थी, सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। उसके बाद आप सब बच्चों को पता है फॉर्मेट होता है, इसका टोटल करते हैं, फिर आता है न्यू इक्वेशन। वो सारी बातें हम नहीं कर रहे, वो सारी चीजें आपको पता है, न्यू इक्वेशन करके टोटल करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3, पेड, पे करा है 40,000 टू लैंडलॉर्ड। जैसे ही पे लिखा है, पे टू लैंडलॉर्ड 40,000, सबसे पहले मैंने कैश में से कर दिया माइनस। 40,000 पे लिखा है, लैंडलॉर्ड को क्या रहा है 10,000, तो रेंट है, रेंट होता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस चला जाता है कैपिटल के अंदर माइनस, फिर लगा दिया मैंने ब्रैकेट। 10,000 रेंट था, बाकी का आपने उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट में दे रखा है, यानी बाकी का बचा 30,000। 30,000 है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या हम ये पैसा उनसे वापस ले सकते हैं? आंसर इज यस। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे लिए क्या बन गई? असेट। आप उनसे 30,000 रुपए मांग सकते हो फ्यूचर में। दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ प्रीपेड, कि हां जब आप मकान छोड़ेंगे तब आप लैंडलॉर्ड से 30,000 रुपए आपने क्या दे रखा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप मांग सकते हैं, इसलिए हमारी क्या बन गई? असेट। रिसीव्ड, अब रिसीव्ड लिखा है 11,500 फ्रॉम डेटर इन सेटलमेंट ऑफ 12,000। लेने थे 12,000, मिले हैं 11,500। पॉइंट नंबर 4, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कितने पैसे मिले हैं? 11,500। लेने थे 12,000, 12,000 के डेटर हो गए खत्म।
11,500 मिल गए और इस चक्कर में 500 रुपए का हो गया नुकसान। नुकसान सारे लॉसेस कहां चले जाते हैं? कैपिटल के अंदर। और आगे चलते हैं। पेड सैलरी, पे लिखा है, पे का मतलब ही होता है पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंसेस हो गए। कितना पे करा है? 5,000। ये लीजिए 5,000। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। 5,000 तो सर एक्सपेंस है, मैंने यहां लिख दिया 5,000 एक्सपेंस है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये हो गई हमारी लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी तक पे नहीं करा है। कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 2,000। तो 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो फिर यहां पर 2,000 और आ जाएगा। कैपिटल के अंदर हम एक्सपेंस में 5,000 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5,000 प्लस 2,000, टोटल एक्सपेंस हो गया 7,000। चलिए और आगे चलते हैं। गुड्स खरीदे हैं फ्रॉम करण, करण से खरीदे हैं 20,000 के गुड्स, तो 20,000 के गुड्स लास्ट ट्रांजैक्शन है पॉइंट नंबर 6। गुड्स खरीदे हैं, मैंने स्टॉक में कर दिया प्लस। 20,000 का सामान है, 30% कैश दे दिया, 30% का मतलब हो गया 6,000। 6,000 कैश में से माइनस, और बाकी के 14,000 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर्स। तो ये हमारे क्रेडिटर्स बन गए। कितने के क्रेडिटर्स बन गए? 14,000। 3 2 6, कहानी हो गई दोस्तों खत्म। ये बन गई आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट में चलते हैं टोटल। टोटल बस मैच होना चाहिए, और मैं यहां पे जरा कलर चेंज कर देता हूं। आइए जरा टोटल करें एक बारी, पहले आसान आसान करते हैं। क्रेडिटर्स का टोटल आ रहा है 14,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000। यहां चलें 3 लाख, 3 लाख में से 7,000, 3 लाख माइनस 7,500, ये आ रहा है 2,92,500। टोटल 14,000 प्लस 16,000, टोटल आ रहा है 3,08,500। यानी सर यहां का कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 3,00,000। लिख देता हूं यहां पर, ऐसे नोटिंग कर देते हैं जिससे याद रहे, 3,08,500। अब चलते हैं असेट्स पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लैंडलॉर्ड के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है 30,000 रुपए की। डेटर 9,000 के डेटर अभी भी बच गए। स्टॉक देखें, स्टॉक के अंदर आ रहा है नेट आंसर 95,000, इतने का स्टॉक है। और बचा कैश, कैश देख लेते हैं, 2,14,000 माइनस 40,000 माइनस 11,000 प्लस 11,500, ये आ रहा है कैश, आ रहा है 1,74,500। चलिए टोटल करें जरा एक बार, हमारा आंसर आना चाहिए दोस्तों 3,08,500। हम असेट्स का टोटल कर रहे हैं, प्लस 95,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000, और आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 3,08,500। तो ये हमारा 3,08,500 दोस्तों टैली कर गया। अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म। इसमें एक छोटा सा पार्ट और बनाना था, आपको बैलेंस शीट बनाना था। मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहीं पर थोड़ा सा जुगाड़ कर देता हूं बैलेंस शीट का। मैं यहां पर जरा बैलेंस शीट छोटी सी बना देता हूं। बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह छोटी सी मैंने यहां बना दी बैलेंस शीट। इस तरह से बनती है बैलेंस शीट। यहां पे आती हैं असेट्स, जैसे पहली असेट है कैश, कैश का टोटल आ रहा है 1,74,500। दूसरी असेट है स्टॉक, स्टॉक का टोटल आ रहा है 95,000, ये रहा टोटल। फिर है डेटर, डेटर है 9,000। फिर है सिक्योरिटी डिपॉजिट,
सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कितना है 30,000 और टोटल आ गया 3,08,500। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। इधर क्या क्या आता है, इधर आती है, एक तो आती है कैपिटल और आती हैं लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी और क्रेडिटर्स। बताइए जरा कैपिटल कितनी दी। कैपिटल है 2,92,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 और क्रेडिटर्स हैं 14,000 और ये बैलेंस शीट बन गई 3,08,500। तो दोस्तों इस तरह से डीएवी दयानंद विहार का स्कूल इंटायरली हमने पूरा का पूरा यूनिट टेस्ट आप दोस्तों के साथ कवर कर लिया है। इसी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें है या आपके यूनिट टेस्ट जो आपके स्कूल में हुए, अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा पेपर भी भेज सकते हैं और मैं पूरा का पूरा आपके साथ दोबारा से इंटायर सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी मिलती है। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।